नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की मुहिम है समस्या हो तो घंटी बजाओ। भी लोग अपनी समस्या को लेकर के हंगामा टाइम्स से गुहार लगाते हैं। तो ऐसे ही एक मामला हमने सोशल मीडिया के द्वारा देखा, जहां पे बहुत दिनों से जो सोशल मीडिया के फेसबुक के माध्यम से गुहार लगाई जा रही थी कि मुझे न्याय चाहिए। तो मुझे न्याय चाहिए को लेकर के जब मैंने मंजू शुक्ला दीक्षित जी से बात करी, डॉक्टर मंजू शुक्ला दीक्षित जी से बात करी, तो उन्होंने बताया कि जो है 10 तारीख को यानी कि 10 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा में वो सम्मिलित हुई थी। वहाँ पे उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ जिसको लेकर के उनके ऊपर 12 तारीख को अटैक किया गया। तो मंजू शुक्ला जी के बारे में हम बता दें, क्योंकि वो बीजेपी की वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ में हिंदुत्व को लेकर के वो निष्पक्ष अपना जो है मत धरती हैं और किसी से डरती नहीं है हिंदुत्व को लेकर के बोलने से। तो उनसे हम बात करेंगे 10 दिसंबर को आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसको लेकर के 12 दिसंबर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ था ऐसा 10 दिसंबर को मैम? अर्चना, बांग्लादेश में जब शेख हसीना जी का तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद में भारत वो आई, 57 इस्लामिक देशों के बावजूद उनको भारत में ही सुरक्षित जगह लगी। और फिर उस तख्ता पलट के बाद में बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर बुरी तरह अत्याचार हुए, महिलाओं बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उससे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी हिंदू थे उनके मन में बहुत आक्रोश था। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम अन्य सामाजिक संगठनों ने उस दिन लखनऊ विश्वविद्यालय में सभी इकट्ठा हुए। 10-12 हज़ार की से ऊपर की संख्या होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय से आपकी ये जन आक्रोश यात्रा? हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का जो क्रीड़ा मैदान है, और चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं पढ़ी भी हूँ, मैंने पीएचडी भी की है, मैंने वहाँ पढ़ाया भी है, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा थी कि मैं वहाँ पर लुआक्टा में भी हूँ और बच्चों से भी, हमारे पढ़ाए बच्चे भी कई हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग उनको शामिल करें। तो वहाँ पर बंगाली संगठन और कई सामाजिक संगठन, तमाम अधिवक्ता, तमाम व्यापारी कुछ सिर्फ साथ चल रहे थे और कुछ मतलब नारे लगा रहे थे। मतलब सबके चेहरे पर एक नाराज़गी, आक्रोश, दुख दिखाई पड़ रहा था। मैं भी उस दिन, मुझे नहीं मालूम था कि रैली इतनी लंबी होगी। मैंने भी उस दिन कुछ खाया नहीं था और मैं खाली पेट चली गई थी। रैली वहाँ से निकली और रैली ने मतलब उग्र रूप ले लिया और फिर हनुमान सेतु से निकलते हुए, हजरतगंज चौराहे से निकलते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, हाँ विधानसभा तक हम लोग गए। और उस वहाँ तक जाते जाते संख्या कम होने लगी थी क्योंकि शाम हो चुकी थी। लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, क्योंकि कई बच्चों को, विद्यार्थियों को, जिनको हमने कहा था, जिन शिक्षकों को हमने कहा था, जिन लोगों को मेरे कहने से आए थे, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं अंत तक वहाँ तक जाऊँ। और दूसरा ये मुद्दा भी ऐसा था कि अगर हम जब तक किसी सवाल को उठाना महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल को उठा करके उसका हल करना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अंत तक का गई थी और वो फ़ोटो भी मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाली थी। वहाँ से बराबर अपील हो रही थी कि सिर्फ मीडिया के उस पे ही नहीं, जिनकी व्यूवरशिप ज़्यादा है वो लोग अपना अपना लाइव चलाएं। तो मैं बराबर लगातार लाइव चला रही थी। मेरे पे बराबर कई लोगों के, जैसे मुस्लिम लोगों के, कई कम्युनिस्ट लोगों के, कई और लोगों के जो फेक भी थे, उनका बराबर आ रहा था कि मतलब जो वहाँ हुआ है यहाँ भी होगा। है ना।
और तो उस समय उन मूर्खों से उलझने का वो नहीं था, क्योंकि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। तो मुझे भी मालूम था कि जिसमें दम होता है, दम हम लोगों में था, भारतीय जनता पार्टी में दम था और तमाम संगठनों में दम था, जो सामने आकर के आक्रोश दिखा रहे थे, तुम तो धमकी दे रहे हो, है ना। तो ऐसे लोगों को गंभीरता से मैंने कभी जीवन में लिया भी नहीं है, ना मुझे मौत से डर है। लेकिन 2 दिन बाद में मतलब फिर उस चूँकि अंत तक मैं रही भी थी और कुछ खाया भी नहीं था, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, पैदल चलते थे। और कोरोना के बाद में भी मुझे 3 ब्रेन स्ट्रोक 2 घंटे के अंदर पड़े थे, तो वीकनेस थी और डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी मेरे को मना किया गया था। लेकिन देश और समाज और हित से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। अगर आप राजनीति में हैं या संवेदनशील हैं या किसी पद पर हैं, तो हर इंसान का ये फर्ज बनता है, अपने लिए तो पशु भी जीता है। अगर आप और इस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है, और अब इस बार के चुनाव में तो कुछ जगह पर जब पूरी इंडिया अलायंस जुट गई बीजेपी को हटाने के लिए, तभी भी केंद्र और उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में मुझे गर्व है कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। क्योंकि लड़कियों, मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ 2-2 बजे रात तक का जिस तरीके से अब सुरक्षित चलती हैं, उनकी कार्यशैली उत्तर प्रदेश में मतलब काबिले तारीफ़ है। और भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म को, जो आदमी पहले टीका लगाना और कलावा बांधना, पूजा करना, इन सब में अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता था, और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना और श्लोक पढ़ने में, अब मैं देखती हूँ कि एनआरआईज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी लोग आए और लोग सनातनी कहने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मुझे भी इस बात का गर्व है कि मेरी पीएचडी भी रामचरितमानस के ऊपर है। तो मैंने साहित्य के माध्यम से भी और भारतीयता के माध्यम से भी इस बात का मर्म समझा है, और मैं इस बात को समझाने के लिए रोज़ शाम को निकलती हूँ। मैं कार्यालय में बैठने के बजाय, है ना, मैं शाम को 5 बजे से लेकर के 9:30-10 बजे तक का जनता के बीच में रहती हूँ। उसके अलावा अगर कोई आवश्यकता आ जाती है, ये मेरा एक रूटीन है, रोज़ मैं अपना निकलती हूँ, जनसंपर्क करती हूँ। और चूँकि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा चुकी हूँ, तमाम मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, यूनिसेफ हुआ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, इन सब में मैं ट्रेनर हूँ, राइटर हूँ। तो समाज में मेरी अपनी राजनीति से अलग भी मेरी एक बड़ी पहचान है। उस नाते मेरे अपने ताल्लुकात भी हैं, तो मैं वहीं मौके पर ही करती हूँ। और अवेयरनेस जनरेशन के तहत भी कि लोगों को बताना कि ये होता है, सरकार की ये योजना है, इसको ऐसे करो। लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाए, गाड़ियाँ लोग खड़ी कर देते हैं लगा करके, बड़ा बड़ा टैग किसी भी पार्टी का झंडा लगा करके, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा क्यों ना हो, मैं उसका भी चालान कटवा देती हूँ। क्योंकि देखिए, आपको सफाई करनी होगी तो आप अपना घर भी बुहारेंगे, तो ये नहीं है कि हमारी पार्टी है तो हम उसको बख्श देंगे। तो उन सब लोगों को भी अवेयर करना, मतलब सज़ा दिलाना नहीं है हमारा मकसद है। अभी हाँ, अभी जैसे लिविंग रिलेशनशिप पे था, तो मुझे लग रहा था कि बहुत भारत जैसे संस्कारवादी देश में, जहाँ पर मतलब सिर पर पल्लू रखना एक मर्यादा का प्रतीक होता, आज भी स्त्री को सम्मान से तभी देखेंगे जब आंचल होगा और सिर पे पल्लू होगा। वही पुरुष का भी होता है। मैंने तमाम पुरुषों को भी देखा है कि तमाम पुरुष भी बगैर बनियान पहने, मतलब
बगैर कुर्ता पहने या शर्ट पहने बनियाइन पहन करके किसी स्त्री के समक्ष नहीं आते हैं। बहुत ऐसे मेरे सामने उदाहरण हैं। तो हमारे यहाँ की भारतीय वेशभूषा ऐसी है कि वो बहुत सभ्य है और संस्कारवादी है। हमारे यहाँ वस्त्रों का चयन विदेशी आकर के जब साड़ी पहन सकते हैं, तो लिविंग रिलेशनशिप को लेकर भी मैंने एक बड़ा कैंपेन किया था और मैं चाहूँगी कि आप उस मुद्दे को भी उठाइएगा, क्योंकि वो मुद्दा भी बड़ा गंभीर मुद्दा था। और लिविंग रिलेशनशिप में मैं उस समय जहाँ रह रही थी, तो मैंने वहाँ पर उस बिल्डिंग में सारे लिविंग रिलेशनशिप वाले ही रह रहे थे, सिर्फ मैं थी। तो मुझे जब चीज़ें संदिग्ध लगी कि सब कमरे हर वक्त क्यों बंद रहते हैं, कोई संपर्क नहीं करता है, और रात में मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने और सिगरेट की आवाज़, मतलब महक। तो मैंने वैलेंटाइन डे था उस दिन, हमारे यहाँ एक पारिवारिक समारोह था, तो उसमें मैं 12 साढ़े 12 बजे पति के साथ आई। तो मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद है। तो उस समय मैं लिविंग रिलेशनशिप पर लगातार लिख रही थी सोशल मीडिया पर, और मैंने उन लोगों को भी मैंने पूछा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम लोग लिविंग में रहते हैं। यानी कि समाज में जितनी कुरीतियां चल रही हैं उनके ऊपर आप कार्य करती हैं उनको सही करने के लिए। तो 10 तारीख को ऐसा क्या हो, जैसे 12 तारीख को आप मैं अर्चना, मैं बता रही हूँ कि कड़ियाँ कहाँ से जोड़ रही हैं। वो कड़ी भी एक हिस्सा हो सकती है, क्योंकि उस कड़ी में तो ऐसा हुआ कि वो जीवन में मेरे साथ कभी हुआ नहीं। मेरे पिता पुलिस अधिकारी रहे हैं, मेरा पूरा परिवार उत्तर प्रदेश पुलिस में रहा है। मेरे पिता को ईमानदारी बहादुरी के लिए स्वर्ण पदक मिला है, और हालांकि वो अब जीवन में नहीं हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी और निडरता सारे भाई बहनों में है। और उस दिन भी मैंने जब वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने इमरजेंसी पुलिस बुलाई, क्योंकि जम करके शराब और आवारगी हो रही थी। तो भाई, अगर हम किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम नेता हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आसपास गंदगी ना होने दें। पास के ही पार्क में ड्रग्स सप्लाई होती थी, तो मैंने आपत्ति करी। हमने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। तो कहने लगे कि आंटी, हम अपने कमरे में कर रहे हैं। हमने अपने कमरे में कर रहे हो, ये सब करने के लिए माता पिता को धोखा देते हो। और उसमें से जो लड़की थी, उसके फादर का विवेकानंद अस्पताल में फ्रैक्चर हुआ था, और वहाँ से झूठ बोल करके आती थी कि मैं घर जा रही हूँ उसके लिए, और पैसे वो इन सब कामों से कमाती थी। तो मैंने उसको समझाया, हमने बेटा, लड़की की इज्जत पर लोग बहुत जल्दी उंगली उठा देते हैं। समझाने की कोशिश करी, फिर नहीं माने। तो फिर मैंने, एक लड़का आया, कहने लगा कि मैं एनबीटी में पत्रकार हूँ। हमने कहा, तुम एनबीटी में पत्रकार नहीं, तुम प्रधानमंत्री के यहाँ हो, मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लूँगी। मुजरिम है वो, चाहे कोई भी हो, है ना। तो मैंने तुरंत ही इमरजेंसी पुलिस बुला दी, 112 पुलिस आई। पुलिस को मौके से लड़के लड़कियां सब मिल गए, शराब वराब मिल गई। उन्होंने मतलब कहा कि मैडम क्या करना चाहिए, हमने लॉ क्या कहता है। उसमें से एक लड़का कहने लगा कि आंटी, आज आखिरी बार माफ़ कर दिया। हमने बेटा बहुत मरतबा माफ़ किया, और आज नहीं, अब अति हो गई है। माता पिता इतनी मेहनत करके पैसे तुम लोग भेजते हैं, तुम लोग ये काम करते हो। तो उसमें से वो जिसका घर था वो बीजेपी का बूथ वार्डन था, और उसको भी बहुत बहस हुई कि तुम घर इससे अच्छा हो बना दो, कम से कम ये तो हो जाएगा कि घोषित तौर पे यहाँ वेश्यावृत्ति होती है।
सामने बच्चे रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं, इतने अश्लील वस्त्रों में। आदमी सुबह हम वहीं पास में मंदिर में जल चढ़ाने जाते थे, अब आप आंखें झुका के चलेंगे? भाई हम शरीफ आदमी, हम आँख उठा के बात चल के रहे, तुम गलत कर रहे हो, तुम आँख नीचे करो। तो उसमें भी क्या हुआ था कि उन लोगों ने वो मैंने कंप्लेन किया था तो पुलिस वालों का आया कि कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। हमने कंप्रोमाइज़ क्यों करें? हमने कहा कि तुम्हारी कोई हत्या कर दे तो तुम्हारी पत्नी से कोई कहे कि तुम कंप्रोमाइज़ कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लेगी क्या? तो जब इस तरीके की बात आई तो कहने लगे कि मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेरे मन में तो कुछ ऐसा था ही नहीं, मैंने आइए। तो थोड़ा सा मुझे लगा, हमने कहा एक विवेचना, मतलब उसको मेरे को बताना था कि हमने कहा कि इस पर कार्रवाई क्या करिए। तो इसमें कार्रवाई बताने के लिए एक आदमी का आना सफिशिएंट था, एक दरोगा, एक महिला सिपाही और एससी, और उसको मालूम था कि मैं ब्राह्मण हूँ, और एक यादव, और दो यादव, एक एससी, जो महिला सिपाही थी वो एससी थी, जो दो सिपाही थे वो यादव थे, और जो आईओ था वो श्रीवास्तव था। उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैडम 1 लाख रुपए दे दीजिए, मामला दबा देते हैं। हमने कहा कि मैं उल्टा केस आपके ऊपर डाल दूँगी कि मैं समाज में बेहतर काम कर रही हूँ और आपने उल्टा मुझसे पैसा मांग रहे हो, है ना। तो हमने कहा सम्मान चाहते हो तो चले जाओ, मैं अभी एसीपी को इन्फॉर्म कर दूँगी। मैंने सीधे डीजीपी को फ़ोन कर दिया, तो और डीजीपी से यहाँ से पीआरओ से उनको फ़ोन ही दे दिया सीधे। तो उसको लग गया कि अब नौकरी चली जाएगी, तो उसने एकदम से तो कहने लगा कि हम आपको जो है ना, हम आपसे सम्मान से बात कर रहे थे और आपने जो है इस तरीके से कर दिया। और वो बात पलटने लगा। हमने कहा जो बात, और उसने कहा कि हमने कहा जो कर रहे हो ना वर्दी उतरवा लेंगे, वर्दी उतरवा लेंगे और कोर्ट केस कर देंगे, नौकरी भी जाएगी। तो कहने लगे वीडियो बनाओ। हमने बनाओ वीडियो, तो तुम इसी बहाने मेरा प्रचार करोगे। तुम्हारे से पुलिस वाले जो डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं तो उनको भी सीख मिलेगी कि वो आइंदा ऐसी हरकतें ना करें। तुम्हारे से 2-4 के चक्कर में बाकी पुलिसकर्मी भी बदनाम होते हैं। वीडियो बनाने लगा वो। हमने कहा कि बनाइए, आप शौक़ से बनाइए, आप पूरी पिक्चर बना लीजिए। तो उसमें क्या किया कि उसने सडनली मैं घर में ऐसे ही गाउन पहने बैठी थी और उस वक्त भी जाड़े का टाइम था, तो हल्का फुल्का जाड़ा था। तो उसने एकदम से मैंने कहा कि आप जाएं, है ना। हमने कहा आप जाएं, अब विवेचना जो है मुझे, मैं डीजीपी से लूँगी, है ना। और अपने एसीपी को मैंने फ़ोन किया, एसीपी, और उसने अचानक से मतलब मैं नीचे तक आई गेट बंद करने के लिए, और उसने मतलब मेरा लैपटॉप पे मैं कुछ काम कर रही थी और उसने कहा कि पुलिस पे हमला किया, हमला किया। और एकदम से उसने मेरी शॉल खींची, शॉल खींच ली कि पुलिस पे हमला किया। अब मेरी शॉल खींच ली, मैं खाली गाउन में थी और मतलब मेरे लिए तो समझ लो कि किसी ने गोली मार दी। और उसके बाद में सारा मेरा घर खुला पड़ा, मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं, मैंने मेडिसिन भी नहीं खाया हुआ था। और कहने लगा कि इनको ले चलो थाने, और ये वर्ड था कि बहुत गर्मी है, गर्मी निकालनी जाएगी, है ना। हमने कहा कि और कॉलोनी में सब देख रहे थे और सब लोग ये कह रहे थे कि बोल कोई नहीं पा रहा था। ये वजह है कि हमारा समाज में बुराइयां क्यों नहीं ख़त्म होती हैं। और फिर वहाँ से हस्बैंड उस दिन गए हुए थे रायबरेली,
तो उनको जब सूचना मिली तो भाई को उन्होंने भैया को फ़ोन किया, तो भैया कोर्ट में थे। भैया कोर्ट से आए तो कोर्ट में भैया ने जब देखा तो मतलब बहुत उनको भी क्रोध आ गया कि कैसे हिम्मत पड़ी, आप बगैर किसी वारंट के आप किसी महिला को कैसे आप ले जा सकते हैं। और कहा कि मुझे जाति सूचक गाली दी। अरे हमने कहा जाति गाली नहीं दी थी, अब देंगे, अभी तक तो नहीं दी थी। फिर उसके बाद में मैंने कहा इंस्पेक्टर कौन है, तो इंस्पेक्टर है कहने अच्छा यही डॉक्टर मंजीत शुक्ला दीक्षित हैं, इनकी तो घर में अभी कायदे से निकाली जाएगी। हमने कहा सूर्यास्त के बाद में महिला को थाने में रखा नहीं जा सकता है, अभी तुम्हें जितनी अति करनी है तुम अति कर लो। उसके बाद में सरोजनी नगर थाना और विधायक को मैंने फ़ोन किया, विधायक ने फ़ोन नहीं उठाया। ये भी जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके कुछ समय बाद की बात थी। 2024 हाँ, तो उसके बाद में मेरे को लगा कि विधायक हमारे पुलिस अधिकारी हैं और मैंने कहा था कि अर्जेंट कॉल में भैया, है ना। हमने कहा कि पुलिस इज मिसबिहेविंग विद मी, है ना। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। बहुत बड़ी घटना थी। मेरा मोबाइल ले लिया, मैंने कहा मुझे मेडिसिन खाने दो, मेरी मोबाइल मुझे देने दो, मैं कपड़ा पहन चलूँगी, फिर तुम्हें जो करना है करना। गर्मी कौन किसकी उतारेगा ये तुम्हें वक्त बताएगा। ये योगी जी का शासन है। फिर उसके बाद में भैया ने कहा कि अभी यहाँ से तो कहने लगे कि इन्होंने पुलिस से हाथापाई करी है। हमने तो भाई ने कहा कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा करके आई है, वो पुलिस से हाथापाई करेंगे, वो भी सिपाही से। वो आप जाति सूचक बता रहे हैं, वो अभी आपकी इतनी बदतमीजी के बावजूद भी वो आप करके बात कर रही है। आप मेरी बहन है, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं ले जा रहा हूँ क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही है। तो भैया ने मुझसे कहने लगे आप लिख दीजिए कि मैं पुलिस के साथ मैंने गलत व्यवहार किया, मैं माफ़ी मांगती हूँ। हमने मर जाऊँगी, ज़िंदगी भर नहीं लिखूँगी, मैं झूठ क्यों लिखूँ। तो एक रीज़न वो भी था कि क्षेत्र में वो बड़ा मसला हुआ था, मैंने बहुत लिखा था उसके खिलाफ। हमने कहा मैं सरोजनी नगर थाने को फूंकूंगी एक दिन, और बहुत जल्दी फूंकूंगी। ये अभी आपके चैनल के माध्यम से भी ये चुनौती दे रही हूँ कि जिस देश में जिस विधायक के कार्यकाल में यहाँ मैं बचपन से रह रही हूँ, एसीपी से लेकर के डीजीपी प्रकाश सिंह जी, केएल गुप्ता जी, महेश चंद्र द्विवेदी जी, ये सारे लोग मेरे घर आ चुके हैं मेरी ज्ञान के कारण। मेरे पिता इनसे जूनियर रहे थे, लेकिन मेरे ज्ञान के कारण मेरे माँ के सम्मान में वो आए थे कि आपकी बेटी बहुत होनहार है, बहुत निडर है। ये मेरे लिए सम्मान की बात थी। और एक दरोगा मेरा हाथ पकड़ेगा, वो मेल पुलिस वाला मेरा हाथ पकड़ के उसने मेरा आंचल खींचा। किसी महिला का आंचल खींचने का मतलब समझते हैं देश में। और ऐसे विधायक के कार्यकाल में अगर ऐसा होता है तो विधायक को अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, चक्का जाम कर देना चाहिए, खुले तौर पे कह रही हूँ। उस दिन के बाद से मेरे मन में इतना रोष भर गया है कि तमाम बातें कहने के बाद मैंने रात भर भोजन नहीं खाया। मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को जाकर पत्र दूंगी, और पत्र में लिखा, हालांकि 8-10 थानों की पुलिस ने मुझसे संपर्क किया, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। 8-10 थानों की पुलिस ने कहा कि आप संतुष्ट? हमने बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो मेरे लिखित तौर पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। धाराएं मैं बता रही हूँ, धारा कौन कौन बनती है मैं बता रही हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मैं फाइनल ईयर को पढ़ा करके आई हूँ। धारा कौन बनेगी ये आप नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगी, क्योंकि अपमान मेरा हुआ है। ये घटनाक्रम तो उस क्या हुआ कि वहाँ से ये भी एक रीज़न हो सकता है
क्योंकि उस बात को लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश है कि जब डॉक्टर मंजू के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ कैसा होता होगा अंदर खाने। तो वो उस दिन भी जब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप, और पार्टी में भी लोगों के बीच में, जनता के बीच में भी मेरा कद बढ़ता देख करके, और चूंकि मैं एक बहुत ही डेड ऑनेस्ट और बहुत साधारण नेता हूँ, मैं जन नेता हूँ, मुझे राजनेता नहीं बनना है। मुझे नेतागिरी इसलिए नहीं, मैं राजनीति में इसलिए नहीं आई कि मैं अपना विला बना लूँ और स्विस बैंक में पैसा जमा कर लूँ। मैं तो अपना कोरोना में सबको लुटा दिया, क्योंकि अगर हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे बूथ के लेवल पर कर रहे हैं, चाहे विधानसभा के लेवल पर कर रहे हैं, चाहे वार्ड के लेवल पर कर रहे हैं, चाहे देश के लेवल पर कर रहे हैं, आपको अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो आपको हंसते हुए प्राण देने चाहिए, क्योंकि आप हजारों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल होते हैं। तो आपके ऊपर जो 12 तारीख को जानलेवा हमला हुआ, तो उस पे आपको किसका शक है? एक तो अभी मुझे कुछ याद नहीं है, डॉक्टर ने 3 महीने तक कम्प्लीटली बेड रेस्ट कहा है। तो 12 तारीख को क्या हुआ था? 12 तारीख को मैं अपार्टमेंट में वॉक रूटीन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कोई रेकी कर रहा है 2 दिन, हाँ मतलब कोई रेकी कर रहा था कि जिसको मेरा शेड्यूल मालूम था। हाँ, कोई मतलब रेकी का मतलब यही होता है कि कोई आपकी मुखबरी कर रहा था, तो उसको ये मालूम था कि ये इतने समय निकलती हैं, इतने समय यहाँ से यहाँ जाती हैं, यहाँ बैठती हैं, यहाँ करती हैं। तो हाँ, 2 दिन पहले मुझे कई लोगों ने कहा था कि दीदी अलाव जलवा दीजिए, तो मैंने यहाँ हिमांशु अम्बेडकर है इस शारदा नगर का सभा पार्षद जो है, तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो 1-2 मरतबा उसने कहा कि हाँ दीदी करा देंगे। फिर तीसरी बार से उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, तो मैंने उसके फादर गंगाराम अम्बेडकर जी को मैंने फ़ोन किया। हमने कहा हिमांशु से कहिए कि अलाव जला दे, कंबल अम्बा बंटवा दे, है ना भाई, जनता इसी तो चुनती है। ये काम अभी नहीं करो तो गर्मी में करोगे। गर्मी काम अलग होते हैं, ये अब आप ये नहीं चूज़ कर सकते हैं कि हमारा मन होगा तो हम इसका फ़ोन उठाएंगे या नहीं होगा, तो आपसे काम बताए जाएंगे, आपको 24 घंटे फ़ोन उठाना पड़ेगा। आप सुख सुविधा के लिए थोड़े राजनीति में आए हैं, है ना, आप जनता की सेवा के लिए आए हैं। आपको 50 अब पूरी रात में कल वो पेशेंट एडमिट था, मैं मेदांता में बराबर लगातार, अब वो दिवंगत हो गए हैं, वो एक अलग बात है, ईश्वर उनकी आत्मा की शांति दे, लेकिन मैं पूरी रात लगी रही। मेरे पति हैं, वो नेता हैं, वो हफ्ते भर से लगे हुए हैं, अभी तक नहीं घर आए हैं, 3 हफ्ते भर से नहीं आए हैं। इसको कहते हैं राजनीति, कि आदमी अपना खाना पीना छोड़ करके कि हमारी जान चली जाए। अब उस दिन मैं इधर से चक्कर लगा करके गई, उधर से आई, मुझे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बेहोश हो गई। मुझे कोरोना के बाद में जब फर्स्ट टाइम ब्रेन हेमरेज हुआ था, लेकिन मैं 9 दिन कोमा में रही थी, लेकिन मैं पहचान नहीं थी। इस बार तो मेरे मतलब मुझे कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी नहीं याद है। और दूसरी बात, जहाँ मैं पाई गई वहाँ ना कोई फूल पत्ती पड़ी रहती, मेरे कपड़ों में डंठलें पड़ी हुई थी, डंठल लगी हुई थी, फूल पत्तियाँ लगी हुई थी, और सर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, नाक से ब्लड आ रहा था, मुंह से ब्लड आ रहा था, पूरा मुंह में कान से ब्लड आ रहा था, शरीर में कई जगह पर ब्लड क्लॉट्स थे, है ना। अब आप ये देखो कि मोबाइल मेरे पास था, ये एप्पल का मोबाइल जेब में था, और इसकी यह ऐसी हालत कैसे हो गई। इसका मतलब कि काफ़ी शरीर को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। उसके बाद में उन लोगों को लगा होगा कि शायद मर चुके हैं, तो वो ला करके फेंक गए थे, क्योंकि पीछे वाला गेट जो है वो बहुत कम लोगों को मालूम है, और जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं वही आते हैं, अदरवाइज सब आगे से आते हैं। क्योंकि मैं यहाँ क्षेत्र में चारों तरफ भ्रमण करती हूँ, तो उस पीछे के गेट से मैं अंदर आती हूँ, तो वो पीछे के गेट से भी
लोगों को मालूम था कि मैं पीछे के गेट से भी आती हूँ, तो वो पीछे के गेट से वहाँ पर पार्किंग के पास में किनारे पर फेंके। और उसके बाद में क्या हुआ कि 1 घंटा जहाँ पार्किंग में मतलब फॉर्च्यूनर और किया और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगातार आती रहती हैं शाम के समय पर, इतनी बड़ी गाड़ी की लाइट का रोशनी होती है, एक आदमी पड़ा हुआ है और 1 घंटे से पड़ा हुआ है, किसी को नज़र नहीं आ रहा है। और मेरे बिहेवियर की वजह से कि मैं सबको ले करके सबको समझाना, सबको चीज़ें बताना, और सब बहुत मानते हैं, सम्मान करते हैं। 1 घंटे तक किसी ने देखा ही नहीं। फिर देखा भी तो इतना चेहरे पे पानी डाल दिया कि मेरा ट्रैक सूट पूरा भीग गया। फिर हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो भागे। अब अगर आपको आपकी मंशा अच्छी थी तो आपको मेरे घर तक का छोड़ना चाहिए था। आपने मुझे लिफ्ट में खड़ा कर दिया। अब मेरे को तो होश ही नहीं है, मैं लिफ्ट में ऊपर जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ। अब ये परेशान कि मैं कहाँ हूँ। फिर उन्होंने पूछा कहाँ है, तो पता नहीं लिफ्ट। अब ये घर लेके आए तो मेरी आंखें खुली थी, मैं इनको भी नहीं पहचान नहीं थी। और फिर उसके बाद में उस दिन की सीसीटीवी फुटेज गायब है। मैं चूँकि मुझे स्ट्रिक्टली मना था और मुझे एक फियर था कि जैसे पता लग रहा था कि कोई पता नहीं कैसा डर, एक अजीब सा डर, जबकि मुझे डर नाम की चीज़ से मैं वाकिफ़ ही नहीं हूँ, मेरे शब्दकोश में ही नहीं है। मुझे उस एरिया से, जो पीछे का एरिया है, मुझे वहाँ से अभी भी बहुत डर लगता है। मैं उधर नहीं जाती हूँ, हालांकि अभी तो मूवमेंट ही डॉक्टर ने मना कर रखा है क्योंकि बेहोश हो जाते हैं। और सर में डॉक्टर ने मतलब नाक का, कान का, गर्दन का, अभी गर्दन की है हड्डी गई है, पसली गई है, आंत फटी है। तो ये ऐसे तो स्ट्रोक में थोड़ा ये बहुत जानलेवा हमला करा गया। हाँ, डेफिनेटली। तो आपको किसके ऊपर शक है? अब चूंकि मैंने देखा नहीं है तो मैं नहीं कह सकती हूँ, चूंकि पुलिस कंप्लेन करी आपने? नहीं, मैंने पुलिस कंप्लेन तो चूंकि फैमिली भी थोड़ा सा डरी हुई है कि इतना मतलब फैमिली यही मुझसे समझा रही है कि नहीं तुम बेहोश होके गिर गई होगी। लेकिन मैंने कहा बेहोश होके गिरे हैं तो ये फूल पत्ती कहाँ से आई हैं, ये चोटें कहाँ से लगी हैं, मुंह पे ये तब, और जब मैं गिरी हूँ तो ये सब इतनी, ये कान से ये सब ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये सब कहाँ से पड़ा हुआ है ना। तो अब ये सब जले के निशान है ना, ये सब जले के निशान, ऐसे ही पूरे शरीर में कई जगह पर क्लॉट्स हैं। तो ये सब का मतलब यानी कि काफ़ी क्रूरता के साथ में मारा भी गया है। सुबह उठते ही मैंने रात भर में कम से कम कईयों फ़ोन कर डाले थे। सिस्टम को तो सिस्टम हिल गया था। मेरी जान पे हमला होगा तो मतलब जब मेरे जैसा एक उच्च शिक्षित व्यक्ति जिसका नाम उत्तर प्रदेश में 9 रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश की शान हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों की मैं रोल मॉडल हूँ। 3,500 गरीब बच्चों को मैंने अपनी पॉकेट से पढ़ाया है। अगर मेरे साथ हमला होगा मैं फांसी पर चढ़ा दूंगी। अक्कू यादव हत्याकांड हुआ था एक, मैं आपको बताऊं, नागपुर में एक अक्कू यादव तड़ीपार अपराधी था। वो उसका रोज यही काम था कि वसूली करता था, जिसके घर में घुस गया, लड़की उठा लाया, रेप कर दिया। पुरुष अपना नहीं कुछ कर पाए, महिलाओं ने दिन ठान लिया, सब यही घर में काम करने वाली थी। उस दिन अक्कू यादव की पेशी होनी थी। महिलाओं ने चाकू और बेलन, मिर्ची ये सब रख ली। भारत के इतिहास में ये पहला केस है, पहला और अभी तक का आखिरी, कि अक्कू यादव जैसे ही गाड़ी से उतरा, वैन से जो गिरफ्तार वाली आती है, उसके बाद में महिलाओं ने धावा बोल दिया। 150 महिलाएं थीं और आंखों में सबसे पहले मिर्चा फेंका। वो हड़बड़ा गया। उसके बाद मारना, फिर इतना मारा कि वो जिस जज के
यहाँ सुनवाई थी, वो जज की कुर्सी के नीचे बैठ गया कि हमको बचा लो। और जो उसके मतलब अक्कू यादव का भी वकील था, सच तो वो भी जाना था ना कि ये बदमाश है, लेकिन बदमाशी के बूते और पैसे के बूते वो केस लड़ रहा था। उसको भी सच मालूम था, तो उसने भी कह दिया कि मैं इनके साथ हूँ। तो कहा गया कि 5 महिलाओं को कहा गया कि इनको फांसी की सजा दिए, फांसी की सजा। उस मतलब जज की कुर्सी के नीचे भी महिलाओं ने उसको मार दिया था, उसकी मृत्यु वहीं जज की कुर्सी के नीचे हुई। तो यह हुआ कि इनके खिलाफ फांसी होगी, न्यायालय में मारा गया है। तो 150 महिलाएं खड़ी हो गई, कहने हम 150 महिलाओं को फांसी होगी। तो वहाँ से गाजे बाजे के साथ उनको कंधे पे बिठा करके माला पहना करके लाया गया कि ये हैं भारत की नारियां। तो कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर हमला किसने किया? ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि घर वाले अभी मेरी सुरक्षा को लेकर के, और अभी चूँकि 12 तारीख के ये 12 दिसंबर को हुआ है, और उसके कुछ दिन बाद ही चूँकि मन में आक्रोश बहुत है। एक तो वो जो पुलिस वाली घटना हुई थी उसमें अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि फ़ोन बराबर आते हैं कि आप संतुष्ट हैं। संतुष्ट क्या हैं आप? अभी अगर एक नेता या एक अधिकारी का मामला होगा, थर्ड से आप गोली मार देंगे। कांधार कांड आपको याद होगा, कांधार में मुफ्ती मोहम्मद की लड़की को अपहरण कर लिया गया था। कितने आतंकवादी छोड़े गए थे। यानी आपको अगर इस देश में सुरक्षित रहना है तो आप किसी रसूख वाले के लड़का लड़की हैं तो आप सुरक्षित हैं। आम आदमी है तो आपको काट करके फेंक दिया जाएगा। तो लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे। मेरे घर वालों ने भी मना किया है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जान हमने ज़िंदगी चली जाए, लेकिन मैं अपने माथे पर ये दाग लेकर के नहीं जी सकती। और योगी जी पर मुझे 100% नहीं 500% भरोसा है, और उन पर गर्व है कि हो सकता है अभी उनके सामने फाइलें ना हुई। क्योंकि मैं उस दिन मैंने खाना नहीं खाया था, मैं बहुत गुस्से में थी, और मेरे को बहुत अफसोस था कि एक अदना पुलिस वाला सिपाही, उसकी ये कैसे हिम्मत हुई कि थ्रू आउट सुबोध कुमार था दरोगा, एक अनिल यादव था, वो शांत खड़ा रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा था। दिनेश यादव जो था वो बहुत बदतमीज था, उसी ने हाथ पकड़ा था, उसी ने मेरा शॉल खींचा था, और ऊपर का गाउन का बटन भी टूट गया था। फिर मैंने जो है ना जल्दी से लपक करके, और चूंकि वो बहुत लंबा चौड़ा था, मैंने लपक करके शॉल को उठाया, मतलब अपना कवर करने के लिए। उसने मोबाइल कुछ नहीं लेने दिया, दरवाजा सब बंद कर दिया। तो फिर कहने लगा कि जीप पे बैठा के, हमने कहा जीप पे नहीं जाएंगे, ओला बुलाओ। तो बार बार वहाँ पर बैठे हुए जितने भी दरोगा थे कहने अच्छा यही हैं जो हो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मंजू यही हैं, आज तो इनकी गर्मी का दे। ये शब्द 9 मरतबे कहा गया है। तो जब तक उन 9 मरतबे की 900 मरतबा गर्मी मैंने नहीं उतारी अकेले, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि हंगामा आपका है, और आप बहुत संवेदनशील भी हो, बहुत मेहनती हो। ये कड़ियाँ बहुत चीज़ों से जोड़ रही हैं। विधायक जी बहुत संवेदनशील हैं, उनकी माँ की मृत्यु हुई, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन अपनी माँ के नाम से वो तारा शक्ति केंद्र तमाम जगह चला रहे हैं। लेकिन एक उनके ही कर्मठ एक पार्टी की नेता के ऊपर सिपाही ने, जब महिला सिपाही थी तो पुरुष सिपाही ने कैसे आंचल छीन लिया, मेरा खींच लिया, और उनको मैं फ़ोन कर रही हूँ कि अर्जेंट कॉल मी, आई एम इन ट्रबल, और उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है। उनको चिट्ठी मैसेज पूरा किया, तभी भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, ऐसे विधायक को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। दूसरी बात,
उससे क्या हुआ था कि पुलिस वालों में बहुत डर था। फिर मैं एसीपी से जाके मिली चूँकि, और फिर मैं मुख्यमंत्री के यहाँ सुबह सुबह चली गई। 7 पन्ने की चिट्ठी लिखी थी, अभी भी चिट्ठी मेरे पास रखी हुई है। 7 पन्ने चिट्ठी लिखी थी। वहाँ जो मुख्यमंत्री उस समय नहीं थे, तो मुख्यमंत्री के जो पदाधिकारी थे, मैंने कहा मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा, मैं यहीं बैठ जाऊँगी। मैं बहुत जिद्दी व्यक्ति हूँ। मेरे सम्मान पे, मैंने जिंदगी भर लोगों के सम्मान की रक्षा करी। मेरे सम्मान पे आ गए तो मैं गोली मार दूंगी। 5 स्थितियों में तो गोली मारने का अधिकार है, हत्या लेने का। स्त्री के सम्मान पर अगर आघात होगा तो हत्या कर सकते हैं, हत्या करेंगे। सिस्टम साथ नहीं देगा तो हत्या करेंगे। ये कड़ियाँ। दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोगों को मेरा बढ़ता कद, मेरी लोगों के प्रति संवेदनाएं, क्योंकि मैं जिधर जाती थी जनता घेर लेती थी, क्योंकि मैं जात पात ये सब नहीं देखती थी कि हाँ क्या है। देखो ये भी तो सब हिंदू थे जो पुलिस वाले आए थे। अब हमला किसने किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुसलमान अभी डरा हुआ है। मुसलमान की इतनी हिम्मत नहीं है। 2-3 मुसलमान अभी सेक्टर के में हम लोग रहते थे, वही लोग घर बेच के जा रहे हैं कि पुरानी लखनऊ तब चलो। योगी जी ने बहुत काम, मैंने कहा कि मुझे उन पर गर्व है। मेरे साथ न्याय नहीं, अगर सरकार नहीं न्याय करेगी, अपने दम पर हम न्याय लेंगे, है ना। अपने दम पर हम न्याय लेंगे। मैं इतनी सक्षम स्वयं में हूँ। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर मंजू शुक्ला दीक्षित जी, जिनकी आप बीती आपने सुनी कि किस तरह से पूरे सिस्टम के अनुसार, सिस्टम में रह करके उनके ऊपर साजिश करी गई, जिसको लेके पिछले साल जो पुलिस कर्मियों के द्वारा उनके साथ बदसलूकी दुर्व्यवहार हुआ, जिसको लेकर के उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय पार्षद से भी गुहार लगाया। और साथ में जो है अभी हाल ही में जब उनके ऊपर 12 तारीख को यानी कि 12 दिसंबर को जो जानलेवा हमला किया गया, तो किसने किया अभी तक उसका कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो उनकी जान को लेकर बहुत ज़्यादा खतरा है, जिसको लेकर के उन्होंने हंगामा टाइम से ये अपील करी है उत्तर प्रदेश के मुखिया से कि ऐसे सिस्टम में जो लोग रह रहे हैं, कृपया करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनकी जान माल की रक्षा करी जाए। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से समस्या हो तो घंटी बजाओ को लेकर के लोग समस्या को दिखाने के लिए हमें बुलाते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।